करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें कुलपति, प्रॉक्टर और डीएसडब्ल्यू भी मौजूद रहे, लेकिन मेस और हॉस्टल फीस को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी। छात्र मेस चार्ज 3,900 रुपए से कम करने और यूजी पीजी हॉस्टल फीस में कटौती की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रबंधन ने फिलहाल फीस कम करने से इनकार कर दिया है। प्रबंधन ने भोजन की गुणवत्ता और हाइजीन बेहतर करने का भरोसा जरूर दिलाया है। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद छात्रों ने रात भर ऑडिटोरियम में ही रहकर प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया है। हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए संजय सिन्हा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संजय, एक तरफ जहां गुणवत्तापूर्ण खाना देने का आश्वासन दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मेस फीस कम करने का आश्वासन नहीं मिला है, जिसको लेकर छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की, तो तमाम छात्र जो हैं इस समय जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मौजूद है। 2.5 घंटे तक बातचीत चली और छात्रों की ओर से दो मुख्य मांग थी। एक तो था कि उनका जो मेस का जो भोजन है प्रति छात्र 3900 रुपये से कम किया जाए। दूसरा था कि जो इसका जो उसको कम करने का साथ ही गुणवत्ता जो हाइजीन है, जो वीडियो वायरल हुआ था कि जो कुत्ते जो हैं भोजन जो मेस में कुत्तों की पहुंच है उसे कम से कम हाइजीन को मेंटेन किया जाए। और तीसरी मांग थी कि अगर 3900 रुपए से अगर मेस का जो भोजन है उसका कम नहीं किया जाए तो टोकन व्यवस्था लागू किया जाए। टोकन व्यवस्था मतलब कि छात्र जितने दिन टोकन के माध्यम से खाना खाएं तो उनका पैसा उतना ही लगे, लेकिन इस पर जो है हाइजीन और भोजन की गुणवत्ता को छोड़कर जो है प्रबंधन जो तैयार नहीं हुआ। बातचीत के दौरान वीसी भी मौजूद थे, लेकिन तब छात्रों ने दूसरा विकल्प दिया कि ठीक है, अगर जो है मेस का जो भोजन अगर उसका प्राइस 3900 से कम नहीं होता है तो फिर हॉस्टल के फी में कम किया जाए। जो यूजी का हॉस्टल चार्ज मासिक है वो 6600 है और जो पीजी का चार्ज है वो 9000 रुपए है। तो उन्होंने कहा कि जब हॉस्टल जो है सीयूजे कैंपस में नहीं बना था और जब ब्रॉम्बे जो कि पुराना कैंपस था वहां जो हॉस्टल चल रहा था वो 1800 रुपए में था, तो हमें 1800 रुपए वाली व्यवस्था बहाल कर दी जाए। यहाँ भी बात नहीं बनी, क्योंकि बार बार सीयूजे कैंपस प्रबंधन की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, मेस के भोजन में कमी जो है, जो राइस है उसको जो उसमें जो प्राइस में कम नहीं किया जा सकता है। हॉस्टल की बात है तो अस्थायी व्यवस्था है, उस सुविधाओं को लेकर उसमें कमी नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो हॉस्टल फी का जो विकल्प दिया गया था वो भी स्वीकार नहीं किया गया है। जहां तक मेस की बात ये फी थी उससे भी कम नहीं किया गया। तो छात्रों ने फैसला लिया है कि प्रदर्शन जारी रखेंगे, क्योंकि राजधानी रांची में इस समय बारिश हो रही है और हॉस्टल का जो कैंपस है जहां छात्र रहते हैं वो वहां से दूरी पर है। तो छात्रों ने फैसला लिया कि रात भर वो ऑडिटोरियम के अंदर ही रहेंगे, वहीं प्रदर्शन करेंगे। अब कल सुबह वो अपनी रणनीति तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जी, तो छात्रों ने कुछ जानकारी दी है कि ये प्रदर्शन कब तक जारी रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल छात्रों ने ये बताया है कि जब तक आज चूंकि वीसी के साथ बातचीत होने उम्मीद थी कि कम से कम वीसी जब बैठेंगे तो बातचीत होगी। 2.5 घंटे तक बातचीत चली, दोनों ओर से प्रपोजल दिया गया, विकल्प दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। अब जाहिर है कि कल हो सकता है कि छात्र जो हम लोग कल की तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से प्रशासनिक भवन के आगे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, शायद वही तस्वीरें कल भी आपको नजर आए। तो अब कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, चूंकि छात्रों के सामने चुनौती है कि अगर वो वास्तव में क्लास का बहिष्कार करते हैं, जैसे उस दिन तो जिस दिन कल का दिन रविवार का दिन था तो क्लासेस बंद थे, तब ऐसे में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। आज सोमवार का दिन है तो वास्तव में सोमवार के दिन छात्रों ने क्लासेस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब वीसी से हमारी बातचीत होगी तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अब देखना है कि वास्तव में कल मंगलवार का दिन है, छात्र क्लासेस करते हैं क्या, क्लासेस करने के बाद वो प्रदर्शन करेंगे या क्लासेस नहीं करके प्रशासनिक भवन के बाद बाहर एक फिर बैठेंगे। तमाम चीजों पर नजर रहेगी कि वास्तव में विरोध का तरीका क्या होता है। जी, शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो देखिए, रांची से बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हैं, जहां पर छात्र लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं। 2.5 घंटे चली बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है और छात्र अब भी नाराज है। मेस चार्ज कम करने को प्रशासन तैयार नहीं है और
और राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएमपीए की बैठक हुई। मानव वन्य जीवन संघर्ष पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त नजर आ रही हैं। सीएमपीए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सभी हाथी कॉरिडोर की बारीकी से मैपिंग के निर्देश दिए गए। एलिफेंट पैसेज के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने का प्रभावी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। वहीं मिट्टी और जल संरक्षण के साथ भूजल रिचार्ज पर जोर दिया गया। वन रोपण में औषधीय पौधों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि वन संरक्षण और पर्यावरण योजनाओं की सीएम ने समीक्षा की। केंद्र सरकार द्वारा पारित एमएमडीआर खनिज संशोधन विधेयक को लेकर जेएमएम पहले ही विरोध जता रही है, तो वहीं झारखंड सरकार का साथ देते हुए अब सीपीआईएमएल पार्टी महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य ने भी विधेयक को झारखंड विरोधी बताया है। झारखंड विरोधी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में जो खनिज संपदा है उस खनिज संपदा के ऊपर वहां के संबंधित राज्यों को भी हक मिलेगा कि आप अपने हिसाब से सेस लगा सकते हैं, जिससे राज्यों का रेवेन्यू बढ़े। राज्यों का रेवेन्यू बढ़ेगा तो राज्य में वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए खर्च किया जा सकेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई देश के खनिज संपदा के ऊपर कब्जा हो और सरकारों का फेडरल स्ट्रक्चर में कोई अधिकार ना हो। इसलिए मैं मानता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये झारखंड के तमाम लोग, जिन लोगों ने लड़ करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया। क्या झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की परतें अब एक एक कर खुल रही है? जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में कथित अनियमितताओं की जांच से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक, आखिर इस पूरे परीक्षा विवाद में अब तक क्या क्या सामने आया है? कहां तक पहुंची सीआईडी की जांच? कोर्ट में क्या हुआ और सरकार पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा के तार, कितने गुनहगार? सीआईडी जांच का शिकंजा, खुल रहे नए राज। कोचिंग सेंटरों तक पहुंची जांच की आंच। 22 गिरफ्तार, अभी 7 फरार। अब कोर्ट की दहलीज पर मामला। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद अब जांच की आंच कई कोचिंग संस्थानों तक पहुंच गई है। जांच के सामने आया है कि कथित तौर पर कोचिंग संस्थानों के जरिए अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाता था और फिर डील की जाती थी। सीआईडी अब जब्त किए गए अभ्यर्थियों के डेटा के साथ साथ बैंक खातों के लेन देन को भी खंगाल रही है। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 7 नामजद और संदिग्ध आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे परीक्षा गड़बड़ी से जुड़े नेटवर्क की नई परतें खुलती जा रही हैं। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी में न सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मचारी या पदाधिकारी उनकी मिलीभगत की बातें सामने आई है, बल्कि एजेंसी और ख़ासतौर से जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी भी मिलीभगत की जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसा पूछताछ में अब तक सीआईडी को मिला है। जांच के बीच अब मामला अदालत की चौखट पर है। झारखंड हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल और रेंजर भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नियुक्ति परीक्षा से जुड़े मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट यानी शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के जरिए रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। मौखिक टिप्पणी भी की और साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 24 तारीख तक काउंटर एफिडेविट इसमें जवाब फाइल करना है राज्य सरकार को।
परीक्षा विवाद की गूंज अब झारखंड हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जेपीएससी 14वीं परीक्षा में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये महज इंक्वायरी का नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। फॉरेंसिक जांच समेत कई पहलुओं को भी देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा को लेकर भी कोर्ट ने कई सवाल उठाए हैं और कहा कि इस पहलू को भी देखा जाएगा कि परीक्षा कैसे आयोजित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई की तारीख देने का निर्देश दिया है। इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा आशान्वित है कि फ्यूचर में एग्जाम अथॉरिटी जो एजेंसी एग्जाम करेगी झारखंड में, वो ट्रांसपेरेंसी और जो जनमानस में जो विश्वास चला गया है उसको फिर से रीस्टोर होगा। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। ऐसे में राज्य की सरकार जो कानूनी रूप से संबद्ध होगा वैसा निर्णय लेगी और सुप्रीम कोर्ट को इससे अवगत कराएगी। वहीं बीजेपी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार छात्रों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है, यानी परीक्षा विवाद अब सिर्फ जांच और अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि इसे लेकर सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। इस नोटिस के बाद जो है आने वाले दिनों में जो तथ्य सामने रखे जाएंगे, मुझे लगता है कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उस पर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। अब सवाल बड़ा है कि क्या सीआईडी की जांच से परीक्षा गड़बड़ी के पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच की मांग पर कोई बड़ा फैसला आएगा? और सबसे अहम, छात्रों के भविष्य से जुड़े इस पूरे विवाद का आखिर कब होगा समाधान? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता संजय सिन्हा, ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और अमर बावरी कोतवाली थाना पहुंचे। आंदोलनकारी छात्रा प्रतिमा कुमारी से पुतला छीनने के विवाद में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद तीनों नेता कोतवाली गए। तो रांची से यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे, जहां आंदोलनकारी छात्रा से पुतला छीनने के विवाद में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मिलने पहुंचे हैं और उनके साथ पूर्व सांसद दीपक प्रकाश और अमर बावरी भी मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रा प्रतिमा कुमारी से मिलने पहुंचे हैं। 8 जनों पर केस किया गया है और अज्ञात में 30 से 40 जन है, जिसमें कि नाम मैं आप लोगों को भेज दूंगी। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा। अंकिता वर्मा वही है जो दीदी ने, मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया, जैसे भी केस किया, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दीदी आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस तरह का हरकत आपने किया है थाना में केस करके, कोई भी भाई आपको संरक्षण देना नहीं चाहेगा। जो भी हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा आपको सभी भाइयों ने संरक्षण दिया था और उनके खिलाफ आप जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत है। उनका नाम उनके नाम इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास वीडियोस है, प्रूफ है मेरे पास, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो खुद पुतले को छीनते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अगर आप शॉपिंग करने आई थी दीदी, तो आप पुतला क्यों छीन रहे थे? आप शॉपिंग करने आई थी तो भगदड़ हो रहा था, आप अपना स्कूटी उठाती और चली जाती घर। कि भाई कौन छीन रहा है? जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, सिर्फ छात्री हैं। ये छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है।
आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। और हद तो तब है जब हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये अनाचार और अत्याचार हो रहा है। आने दीजिए, समय माफ नहीं करेगा इन लोगों को। वे छात्र एक प्रोटेस्ट उन्होंने निकाला था महात्मा गांधी स्टेचू मोराबादी से, और वे आ रहे थे, रांची यूनिवर्सिटी के पीछे उनकी जुलूस पहुंची थी और वहां पे घात लगा के जेएमएम के कार्यकर्ता और इंटेंशन के तहत जान मारने के नियत से उनके जुलूस पे हमला की गई और हेमंत सोरेन जी का पुतला को लूट लिया। वहां पे छात्राएं भी थी, छात्राओं पे अभद्र टिप्पणी की गई, जाति सूचक गाली दी गई, उसका दुपट्टा खींचा गया, अश्लील हरकत की गई। उसके खिलाफ स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करते हुए उसकी छात्रा जो है आज आई थी और अपना एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। दर्ज हो गया। SC/ST एक्ट है, सेक्शन लगा है। हाँ, बताइए। कई सेक्शन है। SC/ST एक महत्वपूर्ण है कि उनको जाति सूचक शब्द करके गाली दी गई थी, उसके हमला किया गया था। और ज्ञात अज्ञात कितने लोग हैं? नहीं, जेएमएम के कार्यकर्ता 8 नेम्ड है और बाकी अज्ञात लोगों के केस दर्ज हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेएमएम झारखंड में हिटलर की तरह सरकार चला रही है। देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार कहीं ना कहीं हिटलर और नाजी पार्टी की तर्ज पर चल रही है। नाजी पार्टी में क्या था साहब? टोटलिटोरियन वहां पे पूरा सिस्टम था। कोई अगर प्रतिरोध में आवाज उठाता था, विपक्ष में आवाज उठाता था, तो नाजी पार्टी के कार्यकर्ता और हिटलर की जो सीक्रेट पुलिस थी, गेस्टापो, दोनों मिलकर उसे साइलेंट कर देते थे। अब झारखंड में क्या हो रहा है? बिल्कुल नाजी पार्टी की तर्ज पर यहाँ की सरकार चल रही है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी आपसे छीन लिया गया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में फायरिंग मामला सामने आया है। कांदरबेड़ा स्थित होटल 10 माइलस्टोन में जमशेदपुर के कारोबारी निखार सब लोग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी घटना को अंजाम देकर भागते नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने कारोबारी पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 6 गोलियां लगी। गंभीर हालत में उन्हें जमशेदपुर के TMH अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 10 खोखे बरामद किए हैं। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। एक व्यक्ति की गोली मारी गई थी, जिन्हें TMH लाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। थाना अंतर्गत 10 माइल होटल है, ये रेस्टोरेंट है। वहाँ पे एक जमशेदपुर के निखार नामक व्यक्ति खाना खा रहे थे। वहाँ से निकलने वक्त कुछ अपराधियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें पीछे से गोली मार दी गई, जिन्हें इलाज हेतु TMH लाया गया था, बट यहाँ आने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग घटना की जाँच कर रहे हैं, फिर जैसा होगा। कितनी राउंड गोली चली है? ये जानकारी नहीं है। कितने राउंड गोली चली है? मिला है क्या सर? वो खोखा है, बट अभी क्योंकि जांच कर रहे हैं, डिटेल बता पाएंगे जो प्रारंभिक है वो बता देंगे। बाकी बड़ी पदाधिकारी ये अभी कोई जानकारी नहीं है। बाकी बड़ी पदाधिकारी आप लोग को ब्रीफ करेंगे, क्योंकि आप लोग हैं उपलब्ध हैं यहाँ, इसलिए इतना हम आप लोग। अपराधकर्मी दिख रहा है, लेकिन उसमें और भी हो सकता है। कोई रेकी किया होगा या फिर कोई बाद में बैठ के उन लोगों को रिसीविंग किया होगा, वो सब हम लोग अनुसंधान का विषय है, वो हो जाएगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने लिट्टी चौक के पास एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान करीब 59 किलो गांजा बरामद करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गांजा ओडिशा से लाकर जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाता था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कार, बाइक, नकदी और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच की जा रही है। उनके पास से 59 kg गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार की कीमत करीब लगभग 50 लाख बताई जा रही है। और इनके पास से एक बोलेरो गाड़ी भी जो साथ में रेकी कर रही थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और इसमें कुल 6 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए। इंट्रोगेशन के दौरान बताया उड़ीसा से लेके आते हैं सामान, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं।
यहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करके इसको छोटे छोटे मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जिसकी छानबीन अभी जारी है। धनबाद के बाबूडीही पॉलिटेक्निक परिसर में बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर 25 एकड़ जमीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बाउंड्री वॉल के बनने से 1 दर्जन से ज्यादा घरों का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। विरोध को देखते हुए धनबाद विधायक राज सिन्हा बाबूडीही पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवाया। विधायक ने जिला प्रशासन से 20 फीट रास्ता छोड़ने की मांग की। यहाँ पे 8-10 घर बना हुआ है, पॉलिटेक्निक का बाउंड्री हो रहा है, जबकि ये सारे घर जो है ये पॉलिटेक्निक बनने के पहले से बने हुए हैं। और अभी यहाँ का लोग फोन किए हमको कि इनका घर के दरवाजे पर सटा के बाउंड्री वाल बन रहा है, तो कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिए हमने कहा कि इसको पहले ऑलरेडी सीओ के साथ बैठ के इन लोगों की बातचीत हो चुकी थी, वार्ड पार्षद भी थे, सब लोग थे, और 20 फीट छोड़ करके, जैसे चारों तरफ 20 फीट छोड़ करके बाउंड्री वाल बन रहा है, उसी तरह से यहाँ से भी 20 फीट छोड़ के बाउंड्री वाल बनने की बात तय हो गई थी। और फिर अचानक आके अभी बिल्कुल गेट से सटा के लोग काम कर रहे हैं। इस पर हमने ऑब्जेक्शन किया है, हमने उपायुक्त को भी कहा है कि आप जांच कर लीजिए। दिक्कत हम लोग का पहले का घर बना हुआ है और रास्ता बंद किया जा रहा है। 20 फीट का रास्ता हमें मिलना चाहिए कम से कम, सो दैट कि हम लोग आ जा सकें। पीछे से कोई रास्ता का प्रोविजन नहीं है। खबर रांची से है, जहां 2026 की स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन ऑफ द वर्ल्ड पूनम मिश्रा अब एक बार फिर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी में जुट गई है। अगले साल 2027 में इसका आयोजन होना है, लेकिन इससे पहले राजस्थान में इसको लेकर देश भर की महिलाओं का पावर लिफ्टर का ट्रायल होना है। 72 किलोग्राम की श्रेणी में देश भर से पूनम मिश्रा को चुनौती देने के लिए अभी तक कोई भी पावर लिफ्टर सामने नहीं आया है। अगर पूनम मिश्रा को देश भर के किसी पावर लिफ्टर से चुनौती नहीं मिलती है तो फिर वो सीधे एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2026 स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड पूनम मिश्रा को 2027 के लिए चुनौती देने वाला कोई नहीं मिल रहा। बता दें कि अगले साल एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप होना है और देश भर से जो पावर लिफ्टर हैं इसमें भाग लेंगे। लेकिन अगस्त से ही फॉर्म ओपन है, लेकिन अभी तक पूनम मिश्रा को चुनौती देने वाला कोई भी सामने नहीं आया है। हमारे साथ पूनम मिश्रा हैं, राजधानी रांची की रहने वाली हैं। जाहिर है कि पिछले साल इन्होंने सनसनी मचा दी थी पूनम मिश्रा ने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीतकर। पूनम जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। इस बार भी आप 2027 के लिए जुट गई हैं, तो अभी तक आपको चुनौती देने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा है? अभी तक तो कोई नहीं आई है चुनौती देने के लिए। हमेशा में चाहते हैं कि हम आए चुनौती देने के लिए। तो 72 किलोग्राम वर्ग है आपका? 72 किलोग्राम वर्ग है। तो एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अगले साल होना है, तो उसके लिए नियम क्या है कि देश भर से लोग इसमें अगर आपको चैलेंज करते हैं तो फिर भारतीय टीम वहां जाएगी? सर, इसमें ट्रायल में उतरना होगा और हमको चुनौती देना होगा और हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। तैयार हैं आप? तैयार हैं। तो पूनम मिश्रा, चूंकि आप पिछले साल की विनर रही हैं, तो नियम यही है कि पिछले साल की विनर को ही चैलेंज करना है? यस सर, पिछले साल को विनर को ही चैलेंज करना है, नहीं भी उतर सकती है सर। एक महिला को चुनौती देना है। देश को आश्वस्त कर रही हैं कि वास्तव में इस बार भी इतिहास 2026 वाला ही रहेगा, भले तारीख नहीं होगी, लेकिन कुल मिलाकर कहानी वही है कि अभी तक पूनम मिश्रा को चुनौती देने वाला देश भर के अंदर से कोई भी कह सकते हैं कि पावर लिफ्टर नहीं मिल रहा है। पूनम मिश्रा को इंतजार है कि वास्तव में कोई तो मैदान में आए जिसको हराकर हम सीधे इस चैंपियनशिप में भाग लें। चुनौती इन्हें स्वीकार है, लेकिन फिलहाल पूनम मिश्रा को चुनौती देने वाला कोई भी सामने नहीं आ रहा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों को लेकर नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के एमएमडीआर कानून में प्रस्तावित संशोधन को लेकर वित्त मंत्री ने चिंता जताई है और कहा है कि इससे खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड को भारी राजस्व नुकसान हो सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक सेस के माध्यम से राज्य की वर्ष 2026-27 में करीब 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है, लेकिन कानून में बदलाव से इस राजस्व पर असर पड़ सकता है। साथ ही झारखंड के करीब 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये का मुद्दा भी उठाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने आर्थिक हितों को लेकर केंद्र के समक्ष मजबूती से पक्ष रखेगी और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक मंचों का भी सहारा लिया जाएगा।